हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 एमसीक्यूज़ में, जिसमें कवर होंगे आपके यूएन और यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और यूएन में रिफॉर्म्स, स्पेशली यूएनएससी में रिफॉर्म्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस उन रिफॉर्म्स को लीड कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला एमसीक्यू है वो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी जेनरिक इन नेचर। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। अब ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि वो 1945 में एस्टैब्लिश हुई है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप याद रखेंगे कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में एस्टैब्लिश हुई है एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी to lead the international efforts into the areas of defeating hunger and improving nutrition and food security। अब यहाँ पे तीन चीजें आपको एक स्टेटमेंट से मिल रही हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहली स्टेटमेंट की वो एस्टैब्लिश कब हुई, दूसरी स्टेटमेंट की उसका नेचर कैसा है, वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूएन की। तीसरी स्टेटमेंट में जो आपको क्या मिल रहा है कि उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस डिफीटिंग हंगर और इंप्रूविंग न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी स्टेटस। सेकंड स्टेटमेंट, इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वियना, ऑस्ट्रिया। अब ये स्टेटमेंट फैक्चुअली गलत है। हेडक्वार्टर्स जो हैं एफएओ के वो लोकेटेड है रोम में, और रोम कहाँ पे है, इटली में। तो ये क्या है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, एफएओ's कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। अब वर्ल्ड फूड कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी क्या है, जो भी फूड सिक्योरिटी को लेके पॉलिसीज जो है बनाई जाती हैं एफएओ के अंदर, उनमें जो है ये लीडरशिप का रोल प्ले करती है, राइट। सो स्टेटमेंट क्या है, द एफएओ's कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी सर्व्स एज अ फॉर्म फॉर रिव्यू एंड फॉलो अप पॉलिसीज, रिगार्डिंग व्हाट, कंसर्निंग वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। तो ये भी बिल्कुल सही है। Fourth statement, India is a founding member of the FAO, Food and Agricultural Organization of United Nations। Fourth statement भी बिल्कुल सही है। तो अगर आप सेकंड स्टेटमेंट आपको पता है कि गलत है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन लगाइए, आप यहाँ से 2 को हटा दीजिए, यहाँ से 2 को, यहाँ से 2 को, एक ही ऑप्शन बचेगा जिसमें 2 नहीं है। सो आंसर विल बी डी, राइट। 1, 3 and 4 ओनली। Which of the following is for our functions of UNGA? It elects all members of ECOSOC. It adopts the UN budget. It elects non-permanent members of UNSC. It elects the UN Secretary General। ये सारे functions UNGA के ही हैं। UNGA क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस का एक वाइटल ऑर्गन है। वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स में से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है UNGA। यूएनजीए को बनाने का पर्पस था कि वहाँ पे सारी दुनिया जो है, जो मेंबर स्टेट्स हैं यूएन के, वो सारे डेलिब्रेशन कर सके, वहाँ पे अपने अपनी जो है रिप्रेजेंटेशन कर सके, पूरे वर्ल्ड के सामने अपना ओपिनियन रख सके। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो है इकोसॉक, जो दूसरी ऑर्गन है यूएन की, उसके मेंबर स्टेट्स जो होंगे उनको इलेक्ट किया जाता है यूएनजीए के अंदर। उसके बाद यूएन बजट, जो यूएन का बजट है, उस बजट को भी जो है फाइनल किया जाता है यूएनजीए के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट, मेंबर्स ऑफ यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर्स। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उसके अलावा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। उन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स को यूएनजीए के थ्रू। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। द फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इलेक्ट्स द यूएन सेक्रेटरी जनरल। ये भी बिल्कुल सही है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल को जो इलेक्ट किया जाता है वो भी यूएनजीए के थ्रू किया जाता है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल को जो इलेक्ट करने का प्रोसेस है वो कैसा है कि इसे यूएन जो है, यूएनजीए भी इलेक्ट करेंगे, लेकिन यूएनजीए को जो रिकमेंडेशन आएगी वो यूएनएससी की तरफ से आएगी। पहले यूएनएससी एक कैंडिडेट का नाम रिकमेंड करेगी यूएनजीए को, यूएनजीए जो है उसके ऊपर वोटिंग करेगा और उस वोटिंग से यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट जो है इलेक्ट किया जाएगा, राइट। सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर राइट, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the UN Security Council, that with reference to the UN Security Council which of the following statement is not correct। यहाँ पे ये वर्ड है, इसको ध्यान से देखना है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कंटेक्स्ट में। इट हैज 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। ये बिल्कुल इस स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द यूएनजीए बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ तक मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, किस मेजोरिटी के साथ इलेक्ट किया जाता है, 2/3 मेजोरिटी के साथ इलेक्ट किया जाता है।
राइट। एक जो नॉन परमानेंट मेंबर होगा उसे 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है इलेक्ट किया जाएगा, राइट। ओनली परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर, ये भी बिल्कुल सही है। जो परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी में, सिर्फ उनके पास ही 5 परमानेंट मेंबर, जो कौन कौन है, यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, इनके पास ही जो है वीटो पावर है। इनके अलावा किसी के पास वीटो पावर नहीं है यूएनएससी के अंदर, तो ये भी बिल्कुल सही है। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट, अगर आप एलिमिनेशन से करें तो आपको आंसर जो है डी पता लग जाएगा। अब डी है क्या, नॉन परमानेंट मेंबर्स सर्व 5 ईयर नॉन रिन्यूएबल टर्म, विच इज रॉन्ग। नॉन परमानेंट मेंबर्स की पहली बात तो रिन्यूएबल टर्म होती है, नॉन रिन्यूएबल नहीं होती। दूसरा, 5 ईयर नहीं होती, वो 2 ईयर होती है, राइट। उनके 2/3 मेजोरिटी से इलेक्शंस होते हैं, 2/3 जो है 2 साल की उनकी टर्म होती है, जो रिन्यूएबल इन नेचर होती है। अगर नॉन रिन्यूएबल होता तो इंडिया मल्टीपल टाइम्स जो है नॉन परमानेंट मेंबर ना बन पाता यूएनएससी का। ऑलराइट, सो आंसर विल बी डी। दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें असर्शन जो स्टेटमेंट होती है हमें उसे पढ़ना होता है, फैक्चुअली उसे चेक करना होता है कि वो सही है या नहीं है। अगर यहाँ पे असर्शन फैक्चुअली सही है तो हमें रीजन की स्टेटमेंट को चेक करना होता है। रीजन की स्टेटमेंट में 2 चीजें चेक करनी होती हैं। असर्शन में सिर्फ हम ये चीज चेक करते हैं कि फैक्चुअली सही है नहीं है। रीजन में हम ये भी चीज चेक करते हैं कि ये फैक्चुअली सही है या नहीं है। अगर फैक्चुअली सही है तो क्या फिर ये जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही। अब यहाँ पे इसको करने का तरीका क्या है कि आप जो है पहले सिर्फ असर्शन को पढ़ें, रीजन को ना पढ़ें। असर्शन जब आप पढ़ेंगे कि रेजोल्यूशन पास बाय द यूएन जनरल असेंबली आर डी फैक्टो नॉन बाइंडिंग इन नेचर, यानी कि जो रेजोल्यूशंस पास करी जाती हैं जनरल असेंबली के जो है थ्रू, वो जो उनका नेचर कैसा है, वो बाइंडिंग है या वो नॉन बाइंडिंग है। कोई भी रिकमेंडेशन अगर यूएनजीए में पास हुई है तो उसका नेचर कैसा होगा, वो बाइंडिंग होगा या नॉन बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग का मतलब अगर कंट्रीज उसको फॉलो नहीं करती हैं तो उनको जो है उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। इट कैन बी मिलिट्री सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन और पॉलिटिकल सैंक्शन, राइट। या फिर वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर होता है। तो ये हम सबको पता है कि यूएनजीए की जो रिकमेंडेशंस हैं या जो उसकी रेजोल्यूशंस जो हैं वो मेजॉरिटी वोटिंग से जो है अडॉप्ट करी जाती हैं या फिर 2/3 मेजॉरिटी से अडॉप्ट करी जाती हैं, राइट। कंसेंसस वाला तो कोई इसमें फंडा है ही नहीं। तो वो कैसी होती है, डी फैक्टो नॉन बाइंडिंग होती है। मेंबर्स के ऊपर ये कंपल्शन नहीं है कि उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाई जाती। क्यों? यूएनजीए एक वो बॉडी है यूएन की जहां पे डेलिबरेशन और रिप्रेजेंटेशन करी जाती है हर इंडिविजुअल कंट्री की, जो मेंबर है यूएन की। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो अपने अपने पॉइंट्स आगे रखती हैं, अपना व्यू जो है पूरे वर्ल्ड के सामने रखती है। यूएनएससी एक ऐसी बॉडी है जिसके पास पावर है, उसके पास सैंक्शन की पावर है। अगर वो चाहे तो कंट्रीज के बिहेवियर को चेंज कर सकती है वाया सैंक्शन। यूएनजीए के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तो उसका रीजन क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है, द जनरल असेंबली इज द मेन अथॉरिटी फॉर डेलिबरेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स, विच इज वेरी राइट। अनलाइक यूएनएससी डेलिबरेशन और रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, वहां पे सिक्योरिटी मैटर्स को ही डिस्कस किया जाता है, राइट। यूएनजीए में जनरल डेलिबरेशन की जाती है। सो रीजन जस्टिफाइज द असर्शन। सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर राइट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन जो है वो करेक्टली जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, राइट। सो आंसर विल बी ए। Now the fifth question, with reference to the International Court of Justice, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। रिसेंटली उसने क्लाइमेट के ऊपर जो है एडवाइजरी ओपिनियन दिया है अपना, तो आ सकता है क्वेश्चन, चांसेस ज्यादा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इट इश्यूज एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर्ड बाय यूएन ऑर्गन्स। अगर यूएन ऑर्गन कोई लीगल ओपिनियन बोलती है आईसीजे को कि आप इस पे मेरे को अपना ओपिनियन दो, तो वो जो है उसको ओपिनियन देगा। अगर कोई स्पेशल एजेंसी बोलती है तो भी वो जो है उसको अपना उस पर क्या देगा, लीगल ओपिनियन देगा। वो ओपिनियन कैसा होगा, एडवाइजरी इन नेचर होगा, वो बाइंडिंग नहीं होगा। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो रिसेंटली क्लाइमेट जो आईसीजे की रूलिंग क्लाइमेट चेंज के ऊपर आई है कि स्टेट्स की जो है ऑब्लिगेशन क्या है क्लाइमेट चेंज जो ट्रीटीज या पॉलिसीज को लेके, वो एडवाइजरी ओपिनियन ही था। तो एडवाइजरी ओपिनियन कैसा ओपिनियन होगा, जो बाइंडिंग नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट, जजमेंट्स आर लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स। इट इज नॉट ट्रू। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई सैंक्शन वाली पावर नहीं है।
ना तो उसके पास कोई उसकी आर्मी है, ना उसके पास कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो वो अपने जजमेंट्स को बाइंड कैसे करवाएगा? फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हम देखते हैं, वो बाइंडिंग होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, सैंक्शन की पावर है, अगर ना माने तो कंटेम्प्ट को पनिश करने के लिए पावर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, टूथलेस टाइगर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, राइट? इसकी जो जजमेंट्स होती हैं वो लीगली बाइंडिंग जो है नहीं होती, राइट? नाउ थर्ड, इट हैज 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 9-year टर्म्स। ये बिल्कुल सही है। आईसीजे के अंदर 15 जजेस होते हैं जिनकी टर्म कितनी होती है, याद रखना है, 9 साल की होती है। 1/3 रिटायर एवरी 3 years। 1/3 जो है वो हर 3 साल में रिटायर होते हैं। इस स्टेटमेंट को दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 1/3 रिटायर होते हैं और हर तीसरे साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है, राइट? और यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो आंसर विल बी बी, 1 and 3 ओनली। यहाँ पे जो आपको एक चीज याद रखनी है वो ये है कि जो 15 जजेस इस टाइम पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है, उनमें से एक जज जो है वो इंडियन है, राइट? उनका नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी। ये एडिशनल फैक्ट है जो आप जो है याद रखेंगे, राइट? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। जो उन्होंने नेतन्याहू, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके जो है अगेंस्ट उन्होंने रूलिंग दी। व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनके अगेंस्ट जो उन्होंने वारंट जो है इशू किया, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो है क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था रोम स्टैच्यू से, जो 2002 में आई थी। तो पहली स्टेटमेंट यही बोल रही है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द रोम स्टैच्यूट इन 2002। ये फैक्ट सही है। एज परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो हेग में नीदरलैंड्स में सिचुएटेड है। टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर व्हाट? अब यहाँ पे आपको ये 4 कैटेगरीज जो है बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। 4 कैटेगरीज जिनके बेसिस पे प्रोसिक्यूशन की जाती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? द फर्स्ट इज जेनोसाइड, द सेकंड इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एंड थर्ड इज वॉर क्राइम्स, द फोर्थ इज क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये 4 चीजें हैं जिनके अगेंस्ट जो है ये जो है प्रोसिक्यूशन की जाती है आईसीसी में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। ये स्टेटमेंट गलत है। पहली बात तो ये ऑर्गन नहीं है। यूएन के सिर्फ 6 ऑर्गन हैं। पहली ऑर्गन यूएनजीए, दूसरी यूएनएससी, तीसरी आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चौथी इकोसोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवी यूएन सेक्रेटेरिएट और छठी ट्रस्टीशिप काउंसिल। इन 6 ऑर्गन्स के अलावा यूएन की कोई दूसरी ऑर्गन नहीं है, बाकी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कोई यूएन की ऑर्गन नहीं है, वो यूएन के साथ एक ट्रीटी के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि वो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ना कि उसकी कोई ऑर्गन है, राइट? तो ये क्या है? गलत है। थर्ड, आईसीसी हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन द हेग। मैंने आपको भी बताया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आईसीजे के भी हेडक्वार्टर्स जो है वो हेग में ही है, नीदरलैंड्स में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो आप दोनों चीजों को यहाँ पे याद रखने में आसानी होगी। फोर्थ जो है, इंडिया इज पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट एस्टैब्लिशिंग इन आईसीसी। देखिए, अगर इंडिया जो है रोम स्टैट्यूट 2002 की पार्टी होता तो इंडिया के अंदर, इंडिया के ऊपर कंपल्शन होती कि जिनके अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो वारंट इशू करता है अरेस्ट का, इंडिया को उन्हें अरेस्ट करना पड़ता। तो जैसे पुतिन के अगेंस्ट जो है वारंट इशू कर रखा है, तो अगर पुतिन इंडिया में आए तो उसका मतलब क्या हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जो है वो इसकी पार्टी ही नहीं है, राइट? तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हम क्या, इनफैक्ट यूएस, रशिया, चाइना, ये कंट्री जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जिस स्टैट्यूट से बना है, रोमन स्टैट्यूट से, उनमें से कोई भी कंट्रीज रोम स्टैट्यूट की जो है पार्टिसिपेंट नहीं है। सो आंसर विल बी थर्ड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट आर राइट। 1 and 3 ओनली, ए विल बी आंसर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग यूएन रिफॉर्म्स। यूएन रिफॉर्म्स में जो है कुछ कंट्रीज जो है उनका ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप्स जो यूएन की रिफॉर्म में जो है एक अपने यूएन में रिफॉर्म चाहते हैं। प्राइमरली 2 ग्रुप्स हैं, G4 ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज एंड कोएलिशन क्लब, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, जिसको हम कॉफी क्लब के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों के बारे में ही क्वेश्चन है। द G4 में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान। G4 बना 2005 में। तो पहली स्टेटमेंट जो है, द G4 फॉर्म्ड इन 2005, प्राइमरली क्या करना चाहता है, इसका पर्पस क्या है?
टू पुश फॉर मोर परमानेंट सीट्स विद वीटो पावर इन यूएनएससी। ये बिल्कुल सही है। द स्टेटमेंट इज फैक्चुअली राइट। G4 का पर्पस यही है कि परमानेंट सीट्स जो हैं जिनके पास वीटो पावर है उनको एक्सपैंड किया जाए यूएनएससी में, राइट। सेकंड स्टेटमेंट, कॉफी क्लब। कॉफी क्लब का जो सही नाम है वो है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, राइट। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस दूसरा ओपिनियन जो है वो उसको परसू करते हैं। वो कहते हैं कि यूएनएससी में परमानेंट जो मेंबर्स हैं, वीटो पावर जिनके पास है, उनकी सीट्स को इंक्रीज ना किया जाए, उनकी सीट्स को इंक्रीज ना किया जाए। उसके अलावा आप नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट्स को इंक्रीज कर सकते हो ताकि यूएनएससी में एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो है बना रहे। तो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस क्या करता है, वो G4 के जो अपोजिट व्यू है उसको प्रमोट करता है, राइट। इसके मेंबर्स कौन कौन है? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इजिप्ट, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ये जो है इसके मेंबर्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इटली, ये सब क्या है, इसके मेंबर्स हैं। इटली में ही यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जो है वो बना था। क्लियर। अब थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे, द कॉफी क्लब वाज फॉर्म्ड इन 2006 बाय इटली टू काउंटर G4 आइडियाज एंड हैज अबाउट 40 मेंबर्स। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि मैंने सही कर दें, क्योंकि हमने किस कंटेक्स्ट में पढ़ा होता है इनको कि हाँ G4 को काउंटर करने के लिए कॉफ़ी क्लब आया था। तो अगर G4 2005 में बना है तो शायद ये 2006 में बना होगा। सो मे बी इट इज़ राइट। नो, इट इज़ नॉट राइट। कॉफ़ी क्लब या फिर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जो है वो 1995 में बना था। कब बना था? 1995 में बना था, राइट। इटली के अंदर बना था और अभी जो है इसके अंदर अराउंड 40 मेंबर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हुई, राइट। वो 2006 में नहीं 1995 में बना था। जो 40 मेंबर्स वाली बात है ये बिल्कुल सही है, और जो बाय इटली वाली बात है ये भी सही है। क्लियर। लेकिन स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे 2006 की वजह से। तो स्टेटमेंट कितनी सही होंगी? फर्स्ट एंड सेकेंड। आंसर विल बी ए ओनली, राइट। 1 and 2 ओनली। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है। हम पहले इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जो नीचे 4 ऑप्शंस में यूएन और उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की बात करी गई है, उनमें से ये डिस्क्रिप्शन सबसे बेस्ट किसको फिट करता है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? रन्स डेली ऑपरेशन ऑफ द यूएन। यूएन के डेली ऑपरेशंस रन करता है। तो अब ये दो बॉडीज तो नहीं हो सकती, एफएओ और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये तो सीधा चले गए यहां से। अब दूसरी पढ़ते हैं, हेडेड बाय अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द यूएनजीए। चलिए ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूएनएससी विद टेन्योर ऑफ 5 years। यहाँ पे अगर आपको पता है कि यूएन का एक सेक्रेटरी जनरल होता है, क्या होता है? सेक्रेटरी जनरल होता है। तो ये उनकी बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात कर रहे हैं, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल किस ऑर्गन को हेड करता है? यूएन के यूएन सेक्रेटेरिएट को। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये इस यूएन के ऑर्गन की बात कर रहे हैं, यूएन सेक्रेटेरिएट की। सो आंसर विल बी डी। 9th क्वेश्चन, These statements are in the context of International Atomic Energy Agency। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी अभी रिसेंटली, जो इसराइल और ईरान का जो ये छोटा सा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, एक वॉर जो है ब्रोक आउट हुआ था, तो तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। तो हमें इसको ध्यान से करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज जनरल स्टेटमेंट। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनाइटेड नेशंस इन 1957। ठीक है। टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी and prevents its use for military purposes। जी बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, आपको याद रखना है कि 1957 में एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो है ये आई थी। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूएन की। अंडर यूएन क्यों है? क्योंकि ये रिपोर्ट करती है अगर कोई भी कंट्री मान लो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को जो है फॉलो नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा इंटेंस न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रही है, तो IAEA का काम है कि वो यूएनएससी को इस बारे में जाके बताए, right? IAEA reports to the both United Nations General Assembly and Security Council। Yes, it reports to both। Its headquarters are located in Brussels, Belgium। ये गलत है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो के हेडक्वार्टर्स हैं। IAEA के हेडक्वार्टर्स वियना में है, ऑस्ट्रिया में। कहां पे? वियना में, ऑस्ट्रिया में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ IAEA। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, राइट। अब हमने क्या देखा कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, लगाते हैं एलिमिनेशन। तो ये कट जाएगा एलिमिनेशन से, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? ए। 1, 2 and 4 ओनली।
नाउ द 10th क्वेश्चन इज इन कंटेक्स्ट ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO एस्टैब्लिश हुई थी 1948 में, ये बिल्कुल सही है। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1948 एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, राइट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी राइट। सेकंड स्टेटमेंट जो है, इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क यूएसए। स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इसके हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए में नहीं है, वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के रिगार्डिंग है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है WHO की। सारे मेंबर स्टेट जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, राइट। सो द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ WHO, राइट। मीट्स एनुअली, ये भी सही है। एंड इज अटेंडेड बाय डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स, ये भी सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट इज इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द WHO। इंडिया जो है वो क्या है, फाउंडिंग मेंबर है WHO का, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यहां पे ध्यान देना है, फंसना नहीं है। तो इनकरेक्ट कौन सी है, दिस सेकंड ओनली, राइट। हेडक्वार्टर्स वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो आंसर क्या होगा, सी ओनली, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कुछ तो आप प्लीज जो है डाउट पूछिए, वी विल आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।